बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। यौम आज़ादी की खसूसी ट्रांसमिशन एंड न्यूज़ HD के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियल हुसैन। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तमाम पाकिस्तानी आज अपना 77वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं और इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं न्यूज़ HD के हेड ऑफिस में और हम भी अपनी टीम के साथ पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो भरपूर जोश व जज्बे के साथ मना रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, आज हमने डिफरेंट गेस्ट को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है ताकि हम यौम आज़ादी और नज़रिया पाकिस्तान और जितने भी हमारी हिस्ट्री है वो हम अपने ऑडियंस तक पहुंचा सकें और लोगों को वो तमाम चीज़ें दोबारा से रिव्यू करवा सकें ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल है वो उसको दोबारा से उसको पता हो कि किस तरह हमने ये आज़ादी हासिल की और कितनी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है, ताकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हमने इसको मज़ीद तरक्की देनी है और मज़ीद आगे कामयाबियों की मंजिल को हमने तय करना है अपने लोगों के साथ मिलके। नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में जनाब वकार तैयब साहब, जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान लर्निंग फोरम के। वेलकम करते हैं जी आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो कि आज पूरा दिन जो है ना बड़ा टाइट स्केड्यूल है आप जैसे लोगों का, तो आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया। वकार भाई, बात करेंगे नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से कि एक तो हमारी ऑडियंस को सबसे पहले ये बताइएगा कि नज़रिया पाकिस्तान की बेसिक्स और देन जो हमने पाकिस्तान को हासिल किया और क्या क्या हमारी जो चीज़ें हैं जिनको हमने इम्प्रूव करना है नई नस्ल के हवाले से। अच्छा, इस पे तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अब तक बात हो चुकी है हमारी नौजवान नस्ल को, बल्कि अब इस तरह के मौज़ूआत में कोई दिलचस्पी भी नहीं रही। तो मुख्तसर सा उसका तारुफ तो ये है नज़रिया पाकिस्तान का कि बरे सग़ीर के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे उनको इस बात का अदराक हुआ कि हम अब मज़ीद इस ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसके अंदर नहीं रह सकते, और ख़ास तौर पे एक जोग्राफियाई जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान है, उसके ऊपर उस वक्त अंग्रेज़ों की जब हुकूमत थी, लेकिन ये नज़र आ रहा था ख़ास तौर पे जंग अज़ीम अव्वल के बाद कि अब उनकी गिरफ्त उसके ऊपर कमज़ोर होती जा रही है, और फिर जंग अज़ीम दोम ने तो उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी। तो अब वो जानते थे कि अंग्रेज़ों को ये हिंदुस्तान आज़ाद करना पड़ेगा, और उसमें हमारे जो फोर फादर्स थे, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह, तो उन्होंने, उनकी दूर अंदेशी थी, उन्होंने देख लिया कि अंग्रेज़ तो अब छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान छोड़कर जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ से आज़ादी नहीं मिलेगी। हम, क्योंकि अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो हिंदू जो हैं वो आबादी में अक्सरियत में हैं, और इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में सल्तनत उस्मानिया का जिस तरह ख़ात्मा हुआ था तो जमहूरियत पनप रही थी। जमहूरियत का मतलब वही कि यानी कि जहाँ पे ज़्यादा इलेक्टेबल, ज़्यादा तादाद के अंदर जो लोगों की राय का एहतराम किया जाए। और इस बारे में तो बल्कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत एक बात भी की थी कि जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो उसमें मुसलमान जाहिर सी बात है कि अक़लियत में बदल जाते वहाँ पे, और दूसरा उनकी अपनी एक शनाख्त है। तो हमारे जो बानियाने पाकिस्तान हैं उन्होंने ये ख्वाब भी देखा और उन्होंने ये तसव्वुर दिया कि हमें एक अलग रियासत चाहिए। वो रियासत जोग्राफियाई तौर पे, सबसे पहले जो उसकी बेस थी वो जोग्राफियाई तौर पे, यानी जियोग्राफिकली वो अलहदा होगी, और वो ऐसी रियासत होगी जहाँ पे मुसलमान अपने मज़हब की, अपनी दीन की मुकम्मल तौर पे आज़ादी के साथ उसको प्रैक्टिस कर सकें। फिर उसकी मतलब ये तो बिल्कुल वहाँ से असास शुरू हुई ना। उसके बाद उसके क़याम के वजूहात क्या थी, क़याम की असल मतलब उनके पीछे क्या नज़रिया था कि हम जो ये रियासत हासिल कर रहे हैं, यहाँ ये रियासत किन किन टर्म्स पे कायम होगी, यहाँ पे किस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, और हम अगले 50 साल में क्या अचीव करेंगे, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल के लिए सिर्फ इतना जान लेना, ये मुख्तसर सी बात में ये काफ़ी है कि हमारे लिए तो ये 77वां यौम आज़ादी है, लेकिन जो लोग उस वक्त ज़िंदा थे, जिन्होंने वो आज़ादी का वो मंज़र देखा, असल में तो उनको, और मैंने गेस्ट लिस्ट आपकी देखी है, जब आप उनको प्रोग्राम में यहाँ पे बुला भी रहे हैं, उनसे पूछें कि कितनी बड़ी कीमत है जो आपको उसके लिए अदा करनी पड़ती है, जिसको क्योंकि अब बहुत अरसा गुजर चुका है और हम उसको फरामोश कर चुके हैं। ज़ाहिर है हमने वो वक्त देखा नहीं जो हमारे फोर फादर्स ने, उन्होंने हकीकत में वो वक्त देखा, वो टाइम देखा, वो लोगों की कुर्बानियाँ देखी हैं। ज़ाहिर है वो बेहतर तरीके से उनको अंदाज़ा भी है और उनको इस आज़ादी की जो असल कीमत है उसका भी अंदाज़ा है। इकबाल के बहुत करीब पाया मैंने आपको, जब से मेरा आपसे ताल्लुक़ बना है। इकबाल की शायरी और इकबाल की जो आइडियोलॉजी है उससे बहुत कम लोग हैं जो इस दौर में करीब हैं। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट पैदा हुआ और इकबाल की आइडियोलॉजी क्या थी नज़रिया पाकिस्तान को लेके और पाकिस्तान के क़याम को लेकर। अच्छा, इकबाल की अगर आप फ़िलासफ़ी को पढ़ें ना, तो वैसे वो एक रियासत, यानी कि रियासत जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर बंद हो, उसके ख़िलाफ़ थे।
हालांकि उनको तसव्वुर पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने खुतबा इलाहाबाद के अंदर भी पाकिस्तान का तसव्वुर दिया, एक अलहदा रियासत बनती हुई मैं देख रहा हूँ और उसका, लेकिन असल में वो एक यूनाइटेड नेशन, मतलब जो इस वक्त यूनाइटेड नेशन का कंसेप्ट है वो नहीं, बल्कि मुसलमानों की एक इत्तेहाद के ना वो हामी थे। वो कहते थे कि मुसलमानों की एक रियासत होनी चाहिए जिसमें एक करेंसी हो, उनकी एक फ़ौज हो, एक जैसे तमाम चीज़ें मतलब वहाँ पे राइज हों, क्योंकि इस्लाम तो एक है। हाँ, अलबत्ता वो ये कि रियासत, जिस तरह हम यहाँ पे भी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट्स बननी चाहिए, छोटे यूनिट्स जो अपनी अपनी रियासत की फलाह, अपने अपने शहरियों की फलाह के लिए काम करें। तो उनका एक जो नज़रिया है ना, जब जिस पे सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया पॉलिटिकली, तो क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जो है वो कायदे आज़म का है, और थियोरेटिकली जो है उन्होंने हमें यानी असास दी, जो आइडियोलॉजीज़ यहाँ पे दी जो आज भी हमारे लिए काबिल अमल है। तो वो ये कहते थे कि सबसे पहले जहनी ग़ुलामी से आज़ाद हो। एग्जैक्टली इकनॉमिक्स में उन्होंने जितनी बात की, पॉलिटिकल उन्होंने एफिलिएशंस की जितनी ज़्यादा बात की, उस पर को अगर आप उन फ़िलासफ़ीज़ को आज पढ़ें तो वो कहते थे सबसे पहले तो ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद हो। और आज अगर हम इस वक्त भी देखें तो हम वहाँ से बतौर 77वां यौम आज़ादी हम इसको बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो पूछने वाला, क्या हम वाकई आज़ाद हैं? इस बारे में भी अल्लामा इकबाल ने इबलीस की मजलिस शूरा में कहा था कि क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में इल्हियात के तरशे हुए लातो मनात। मुसलमान ने टर्मिनोलॉजीज़ के ऐसे बुत तराश लिए हैं कि अब उन्हीं की पूजा कर रहे हैं। इसी तरह ग़ुलामी के तसव्वुर के बारे में वो कहते हैं कि ग़ुलामी क्या है? ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी। ज़ौक़े हुस्न ज़ेबाई से महरूमी, जिसे ज़ेबा कहें, आज़ाद बंदे हैं वही ज़ेबा। उन आज़ाद बंदों को फॉलो करो। आज़ाद लोगों की क्या डेफिनेशन? एक और जगह पे फिर वो जाके कहते हैं, भरोसा कर नहीं सकते ग़ुलामों की बसीरत पर कि दुनिया में फ़कत मर्दान हुर की आँख है बीना। मर्दान हुर वो दो बाप बेटा थे जो हज़रत इमाम हुसैन, जो करबला में जब जंग हो रही थी तो वो यजीद की फ़ौज में थे। हज़रत इमाम हुसैन ने जब तकरीर की थी कि मुझे पहचानो, मैं नवासा रसूल हूँ, तो उन दोनों ने पहचान लिया था, वो इधर आ गए थे। तो वही कहा जाता भाई, वो ग़ुलामों की एक फ़ौज के बीच में वो एक शख्स बिल्कुल जो हकीकत को देख ले, वो शख्स बनना है हमें। इसी तरह फिर उन्होंने बहुत सारी इसकी डेफिनेशन दी, ग़ुलामी क्या है, फिर उसके ऊपर ना, और रियासत के लिए तो वो रियासत वो यानी आज भी जो हम सिंपल टर्म्स में जैसे कहते हैं रियासत माँ की तरह होती है, यानी कि रियासत जो है अपने शहरियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, बिल्कुल इस तरह जैसे एक माँ रखती है बेलॉस होकर। तो वो सारे उनके कंसेप्ट्स हैं, हमें आज उनको दोबारा रिवाइव करने की ज़रूरत है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, बल्कि ख़ास तौर पे हुकूमत के ऐवानों में ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप दोबारा से ज़रा इकबाल की आइडियोलॉजी को देखें और उसी के अंदर हमारे तमाम सवालों का जवाब छुपा है। ज़बरदस्त। अच्छा वकार भाई, हमारी नौजवान नस्ल, उसके हवाले से क्या पैगाम होगा? ये हमारा जो आज 77वां यौम आज़ादी हम लोग मना रहे हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देने चाहेंगे? और हमारा दो कौमी नज़रिया जो जिसकी अभी आपने बेस बताई, इस हवाले से मैसेज। अच्छा, दो कौमी नज़रिया से उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो अगेन जैसे उन्होंने कहा कि शनाख्त अपनी है, और अल्लामा इकबाल को जो हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपने थैंक यू सो मच, आपने कहा कि मुझे बहुत करीब पाया, और वो इस वजह से क्योंकि जब हम मॉडर्न साइंसेस भी पढ़ते हैं और दुनिया में पाकिस्तान का हम एक उसको देखते हैं कि किस पोजीशन पे वो स्टैंड आउट करता है, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मॉडर्निज़म ने एक प्रॉब्लम पैदा की, इट क्रिएटेड अ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, शनाख्त का बहरान पैदा किया, और पोस्ट मॉडर्निज़म ने क्रिएटेड अ क्राइसिस ऑफ डेफिनेशन, हर चीज़ के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया। और हमारी इस वक्त जो मौजूदा नस्ल है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो बग़ैर सवाल किए हर चीज़ को रद्द कर रही है। मतलब एक तो है ना कि आप सवाल करें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किए थे और उनको जवाब मिल गए थे, हमारी नस्ल सवाल नहीं कर रही, हमारी मौजूदा नस्ल। उसकी वजह से हम अपना शनाख्त के एक बहुत शदीद बहरान में हैं। दुनिया में यानी जितनी अक़वाम हैं जिन्होंने तरक्की की इस वक्त, जितने लोगों के आप जितनी अक़वाम के नाम लेने, उन्होंने सबसे पहले अपनी एक शनाख्त कायम की। इकबाल का सबसे पहला यही मैसेज था ना, आपकी एक अलग शनाख्त है। हमें जब वतन मिला तो वहाँ पे वो सफ़र ख़त्म नहीं शुरू हुआ था कि अब उस शनाख्त को बहाल करने का काम शुरू करना है, हमने वहाँ पे उसको इख्तिताम समझ लिया। हमने सबसे पहले तो अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी से हमें अपनी उस शनाख्त को बहाल करना है। अब अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी क्यों? क्योंकि एक फ़्रेंच फ़िलासफ़र हैं, वो ये कहते हैं कि दुनिया में जितनी तहज़ीबें हैं वो एक किसी वजूदी शक्ल में मैनिफेस्ट होती हैं। मसलन आप देखें कि इंग्लिश तहज़ीब जो है वो शेक्सपियर की सूरत में सामने आई, यूनानी तहज़ीब होमर की सूरत में सामने आती है। अगर हम बड़े सग़ीर पाक हिंद की बात करें तो उसमें एक शख्स
जो आपकी तमाम साइंसेज, आपकी फ़िलासफ़ी, मॉडर्न साइंसेज, लिटरेचर, उस सब को वो उसके अंदर ना वो एक शख्स के अंदर जो मैनिफेस्ट हो गई, और मुस्लिम तहजीब, वो अल्लामा इकबाल है। नो डाउट। तो अगर हम यहाँ से आज से शुरू करें अपनी शनाख्त कोई बहाली का सफ़र और अपनी डेफिनेशंस को रीडिफ़ाइन करने का सफ़र, कि हर चीज़ जो हमने यहाँ पे इस वक्त हमारे पास रियासत जिन टर्म्स पे चल रही है, वो सब के सब जो हैं वो दूसरी अक़वाम की, मगरिब की इस्तेमाल शुदा है ना। हम इस वक्त भी मतलब मुकम्मल तौर पे हमारा चाहे एजुकेशन सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, गवर्नमेंट कॉरपोरेट सिस्टम जितना भी है, अगर वो अमेरिका, यूरोप, उनसे ही हमने इस्तेमाल लेना था, उनसे ही हमने उधार लेना था, तो हमने आज़ादी क्यों हासिल की थी? आज़ादी तो उनकी डेफिनेशन वही थी ना कि अपनी शनाख्त के अपनी बहाली पे काम करो। हमें नौजवान नस्ल को मेरा मुख्तसर सा सिर्फ ये पैगाम है, इस मायूसी का जो अंधेरा है उसको एक छोटा सा जो दिया है ना वो दूर कर सकता है पूरे अंधेरे को। और वो जो हमारे पास दिया है कम अज़ कम मेरे लिए वो अल्लामा इकबाल हैं, अल्लामा इकबाल की फ़िलासफ़ी है। क्योंकि आप उनको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है वो आपको एक पूरी दुनिया, एक नई दुनिया से शनाख्त कर वो आपको करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इसीलिए तो उन्होंने जवाब शिकवा में भी ये बात लिखा था कि कोई काबिल हो तो हम का शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। ज़बरदस्त जी। नाजरीन, ये जो आखिरी शेर था अल्लामा इकबाल का, ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है हमारी यूथ के लिए। और नाजरीन, इसी तरह आज की जो स्पेशल ट्रांसमिशन है इसका सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, नई बातों के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम एन न्यूज़ HD के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। आप पाकिस्तान का 77वां योम आज़ादी मना रहे हैं पूरे जोशो खरोश के साथ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जाहिद बिलाल कुरैशी साहब, जो कि सदर हैं मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान के और डिस्ट्रिक्ट पीस काउंसिल के भी मेंबर हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राजा पारस सुल्तान साहब, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं स्टेट लाइफ एम्प्लॉयज़ यूनियन के। सर, आपको वेलकम करते हैं अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। तबीयत से ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आपसे स्टार्ट लेंगे, किस तरह से जो है ना आप स्केड्यूल करते हैं? आज 14 अगस्त का दिन है, ज़ाहिर है आप अपना एक बड़ा स्केड्यूल टाइट होता है, इस दिन बच्चों के साथ गुजारना होता है, योम आज़ादी की जितनी भी तकरीबात हैं वहाँ भी जाना होता है, तो किस तरीके से आज का दिन आप सेलिब्रेट करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और एन न्यूज़ चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मौका दिया अपने यहाँ पर गुफ्तगू करने का 14 अगस्त के हवाले से। तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि जो मेरी फ़ैमिली है उसका ताल्लुक़ तहरीक पाकिस्तान से है, और मेरे जो दादाजी थे अलहाज बाबू असगर अली कुरैशी, उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान उन्हें गोल्ड मेडल दिया है। तो इस हवाले से हमारी फ़ैमिली का ना एक ख़ुसूसी प्रोग्राम्स होते हैं 14 अगस्त के हवाले से, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एक अजीम कुर्बानी के बाद ये मुमलिकत हासिल हुई है। तो हमारे जब से पाकिस्तान बना है 1947 से अब तक हमारे घर के ऊपर जो है परचम कुशाई का प्रोग्राम होता है उस तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। तो आज भी हमारे यहाँ जो है सुबह परचम कुशाई का प्रोग्राम हुआ है, और उसके बाद मुल्तान शहर की सबसे अजीम और सबसे बड़ी जो एक रैली होती है वो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ मिलाद फाउंडेशन पाकिस्तान से है, अभी आपने तारुफ़ कराया, ये एक इत्तेहाद है मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने वाली तंजीमात का, जो कि पूरे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त इसमें 34 तंजीमें शामिल हैं। तो इस इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम इस साल 8वीं सालाना पाकिस्तान जिंदाबाद रैली चौक घंटा घर से नवां शहर तक करने जा रहे हैं, और ये तकरीबन मुल्तान शहर की सबसे बड़ी रैली होती है। इसमें हज़ारों लोग शिरकत कर रहे होते हैं, बच्चे खूबसूरत लिबास पहने हुए होते हैं, और हमारा जो इस सारे प्रोग्राम को, इन चीज़ों को अरेंज करने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जो है नज़रिया पाकिस्तान से चाहते हैं कि आगाही हो और उनको पता चले कि भाई किन अजीम कुर्बानियों के बाद ये मुमलिकत हासिल हुई थी। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जिस तरह आपने बताया कि आपका तो घराना इस हवाले से कंप्लीट एक हमारे लिए बड़ा एक अनमोल तोहफ़ा है ऐसे लोग और इस तरह की सोच रखने वाले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उसको चीज़ को रिवाइव कर सके और उनको इस चीज़ का बार बार याद दहानी करते हैं। सर, आपकी तरफ आऊँगा। जैसे सर ने बताया, आपका दिन कैसे गुजरता है, कौन सी मसरूफियात होती हैं और किस तरीके से आप लोग और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और किस तरह अपना दिन गुजारते हैं? हमारी शुक्रिया, मैं न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया उन्होंने।
हमारा जो आगाज़ है वो सुबह सवेरे जो सा है कौमी तराने से होता है। स्टेट लाइफ बिल्डिंग के अंदर परचम कुशाई की जाती है और फिर केक काटा जाता है और वहाँ पर सारे दोस्त इकट्ठे होकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। उसमें बच्चे भी होते हैं सबके, उसके अंदर रंगारंग उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, सब्ज़ रंग के, वाइट कलर के झंडे होते हैं उनके हाथ में, बड़े पुरजोश होते हैं बच्चे और वो नारे लगा रहे होते हैं और एक्साइटेड होते हैं इस मुल्क के लिए। और क्योंकि ये मुल्क है ही नौजवानों का, इस मुल्क के इल्लामा इकबाल साहब ने भी यही फरमाया कि इसकी तकदीर बदलने की जो मेन वजह है वो नौजवान है। तो इसके अलावा हम रैली निकालते हैं खान विलेज रोड से, अंजुमन ताजरान के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली होती है और उस रैली में हम पूरे ताजरान स्टूडेंट्स शिरकत करते हैं और बड़ा वलवला होता है, सबज़ हलाली परचम उठाए हुए होते हैं, नारे होते हैं और पुरजोश तरीके से हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ज़बरदस्त। सर, नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देने चाहेंगे इस ख़ुसूसी दिन के हवाले से? गुजारिश ये है कि ये जो मुमलिकत है वो एक नज़रिए की बुनियाद पर हासिल की गई थी और मदीनतुल मुनव्वरा के बाद ये वाहिद एक रियासत है जो इस्लाम के निफाज के लिए, एक निज़ाम अमल के लिए हासिल की गई थी और इसके लिए एक बड़ी अजीम जद्दोजहद हुई, जिसके हवाले से एक अजीम हिजरत हुई जिसमें लाखों लोगों की शहादतें हुईं और हमारी बहनों बेटियों ने कुर्बानियाँ दी एक नज़रिए के लिए, और वो ये था कि हम एक ऐसा मुल्क हासिल करें, एक ऐसा ख़ित्ता हो जहाँ पर हम इस्लाम के जो अवामिल हैं उनको भरपूर तरीके से जो है ना जी उसको निभा सकें, उनको चला सकें और हम अपने इस्लाम के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन 77वां यौम आज़ादी आप मनाने जा रहे हैं। गुजारिश ये है कि हम अपने मुमलिकत को ले किस तरफ गए। इतनी अजीम कुर्बानियों, इतनी अजीम हिजरत के बाद कि दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत इस मुमलिकत के क़याम के लिए की गई, लेकिन क्या हमने जिस नज़रिए के लिए मुमलिकत हासिल की थी हमने उस नज़रिए को इसमें अमली जामा पहनाया? क्या आज इस ये मुमलिकत इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम के असूलों के मुताबिक कायम चल रही है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो नौजवान नस्ल को पैगाम यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आज माशी तौर पर देख लें, आज माशरती तौर पर देख लें, आज हर लिहाज से आप देख लें कि हम लोग दुनिया की अक़वाम आलम से बहुत पीछे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने नज़रिए से हट गए। तो नौजवान नस्ल को पैगाम यही है कि ये जो खुराफात हमने यौम आज़ादी के नाम पर करनी शुरू कर दी हैं, जैसे हम बाजे बजाते हैं और जो एक नया सिलसिला स्टार्ट हो गया, इसी तरह हम जो अपने मजहबी अयाम होते हैं उनके अंदर एक हम खुराफात को बीच में शामिल कर लेते हैं। इन चीज़ों से हट कर, जैसा कि अभी भी बात हो रही थी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक वियन दिया था उसके मुताबिक, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जो फ़लसफ़ा दिया था उसके मुताबिक हमारी नौजवान नस्ल को चाहिए कि अब वो इस मुमलिकत को, क्योंकि ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर है कि वो अब इस मुमलिकत को उस नज़रिए की बुनियाद पर जिनकी वजह से हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उस नज़रिए की बुनियाद पर इस मुमलिकत को आगे लेके जाए। यही पैगाम। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया जी हमारे आज के जो गेस्ट हैं। सर, आपकी तरफ आऊँगा, क्या हमारी नई नस्ल को आप पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे लाल साहब ने कहा कि हमारे नौजवानों को इस मुमलिकत के उसी असूलों के तहत, इल्लामा इकबाल के विज़न के तहत उनसे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल के विज़न को आगे लेके चलें और उसके जो उन्होंने फलाई एक रियासत का ख्वाब देखा था उसको पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी तरह आज की जो ट्रांसमिशन है वो जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा नए गेस्ट के साथ मुलाकात करवाएंगे, उनकी जो डेली रूटीन है और उनके जो पैगामात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। एन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी जो कि प्रेसिडेंट हैं नज़रिया पाकिस्तान फोरम के, और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं शेख इमरान शहजाद साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं होटल एसोसिएशन मुल्तान के। इसके साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त मदील मज़र साहब जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट में, जिनसे आज हम बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिली नगमे सुनेंगे। सबसे पहले सर आपकी तरफ आऊँगा। मेरे ख्याल में अभी जितने भी मेहमान हैं सबसे जो सीनियर हैं, और आपने तो पाकिस्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए आपकी जो है वो व्यूज़ हैं, और आपके जो आपने जो वो मंजर देखा जब इतनी लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और उसके रिज़ल्ट में हमें ये पाकिस्तान एक अनमोल मुल्क मिला। तो सर बात करेंगे दो कौमी नज़रिए की, एक तो वो उस चीज़ की अक्कासी करें कि किस तरीके से हमें ये मुल्क मिला, और दूसरा दो कौमी नज़रिए की क्या इंपॉर्टेंस है और इस नज़रिए को किस तरह दबाया जा रहा है और इसको हमें किस तरह उजागर करना है, इस हवाले से हमारी ऑडियंस को बताइएगा। शुक्रिया जनाब। मैं इस ज़िम्मन में ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का क़याम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुआ। बरसग़ीर में जब कांग्रेस कायम हुई थी उसका कहना ये था कि हम सब एक कौम है, यहीं रहते हैं, इसलिए हम सब जो है हिंदुस्तानी है, एक कौम है। लेकिन यह कि इसके बरक्स जो है उनके जो मुतालबात थे वो इस नौइयत के थे जिससे मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचता था। मतलब उनका मुतालबा ये था कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएँ और बरतानवी तर्ज की जमहूरियत यहाँ हो, यानी अक्सरियत की हुकूमत हो। इसका मतलब है, अक्सरियत का मतलब ये था कि हमेशा के लिए हिंदुस्तान में मुसलमान ग़ुलाम बन जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी कभी भी 30% से ज़्यादा नहीं रही। तो 70% जब गैर मुस्लिम होंगे तो मुसलमानों को तो उनके हकूक़ नहीं मिल सकते, और इसलिए फिर उनका मुतालबा था कि मुलाजमतों में कोटा सिस्टम वगैरह ना हो, सब मेरिट पर रखें। मकसद ये था मुसलमान उसमें कम तालीम याफ्ता थे कि वो मुंतखब ना हो सके। तो ये मुतालबात जो है जो इस नौइयत के थे वो सारे ये थे कि जिसमें जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचता था। सर सैयद ने भी यही कहा और लोगों ने भी कि हम एक अलहदा कौम है, और बुनियाद भी यही है कि हम अलहदा कौम है। हमारा नज़रिया, हमारी सकाफ़त, हमारी तहज़ीब, हमारी ज़बान, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे असूल, हमारे कानून सब जो है वो मुख्तलिफ हैं उनसे। तो हम किस तरीके से अपने आप को ये कहें कि एक कौम है, और दूसरा ये कि मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में रहनुमाई करता है। तो फिर हमें ऐसा इलाका चाहिए, ऐसी हुकूमत चाहिए जहाँ हम उन नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए जो है यहाँ इसी बुनियाद पर ये दो कौमी नज़रिया उभरा। दो कौमी नज़रिया तो एक हकीकत है और उस वो ख़त्म नहीं होता, या ये बाद लोग कहते हैं शायद पाकिस्तान बन गया, दो कौमी नज़रिया ख़त्म हुआ। दो कौमी नज़रिया ना ख़त्म हुआ, इसलिए कि इस्लाम में ख़ुद कहा जाता है कि अल-कुफ्र मिल्लत वाहिदा, कि एक तरफ इस्लाम जो मुसलमान है और दूसरी तरफ जो वो लोग जो इस्लाम को नहीं मानते वो एक कौम है। तो दुनिया में दो कौमें हमेशा से रही हैं। हमारा फ़र्क ये है, और जब इक़्तिदार में आए 1937 की वजारतें बनी तो आप देखें उन्होंने क्या किया। अगर एक कौम है तो उन्होंने बंदे मातम को अपना कौमी तराना करार दिया, धोती को अपना सरकारी लिबास करार दिया, हिंदी और संस्कृत को अपनी ज़बानें करार दिया। तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि जो है हम एक कौम है। तो एक कौम जो है उसका फ़र्क जो है ज़रा जाकर देख लीजिए। वही तासुब, वही चीज़ें आज भी ख़त्म नहीं हुई। चंद साल पहले मुझे इंडिया जाने का इत्तफाक हुआ तो अटारी स्टेशन पे देर हो गई, काफ़ी चेकिंग नहीं हो सकी। मुझे खाने की तलब हुई तो मैंने कहा कि यहाँ खाना मिल जाएगा स्टेशन पे। उन्होंने कहा जी फ़लाँ प्लेटफार्म पे चले जाइए, वहाँ आपको जो है खाने की रेड़ियाँ खड़ी होंगी, वहाँ ले लें। मैं उस रेड़ी पे गया तो पहले तो उसने तवज्जो दी नहीं, जो वहाँ रेड़ी पे खड़ा था हिंदू। तो जब वो औरों को देता रहा, मैंने फिर कई बार कहा लाएँ भाई मुझे भी दें, क्या आपके पास है? उसने कहा दाल रोटी है। मैंने कहा लाएँ। सबको वो प्लेट में दे रहा था। उसने देखा ये मुसलमान है, उन्होंने एक पत्ता उठाया, उसको लपेटा, उसमें रख के मुझे वो दाल रोटी दे दी। ये अब ये फ़र्क, तो मैंने ज़ाहिर भूखा था, मैंने ले लिया और मैंने खड़े होकर खा लिया। खाने के बाद पानी की तलब हुई, मैंने कहा कि पानी देना, जैसे हमारे यहाँ रेडी वाले रखते हैं, ड्रम रखा हुआ है, पानी गिलास वगैरह रखे हैं। उन्हें सुनी करता रहा। जब मैंने 4-5 दफ़ा कहा कि भाई पानी दो, तो उसने फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और उसने कहा वो टूटी लगी, वहाँ से पी लो। ये दो कौमी नज़रिया है। तो उसमें ये फ़र्क वाज़े हो रहा। मैंने कहा जी दो कौमी नज़रिया का मुझे तजर्बा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने टूटी पे जाके पानी पी लिया। लेकिन ये तासुब, ये चीज़ आज भी वहाँ कायम है इतने अरसे बाद। तो इसलिए दो कौमी नज़रिया तो हकीकत है। आज फ़लस्तीन में जो हो रहा है दो कौमी नज़रिया है कि मुसलमान अलहदा कौम है, वो चीज़ है। सूडान में क्या हुआ, इंडोनेशिया में क्या हुआ,
तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, दो कौमी नज़रिया एक हकीकत है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम अलहदा कौम है, हमारी तहज़ीब, सकाफ़त, अक़दार, वैल्यूज़ सब अलहदा हैं। ये फिल्में, ये चीज़ें प्रोपेगेंडे के ज़रिए जो है एक कौम जो है हिंदुस्तान नहीं बना सकता। अगर वो दो कौमी एक कौम समझता है तो अपनी टीम क्यों नहीं भेजने से घबराता है क्रिकेट की? एक ही कौम है वो। आप देखिए जब मुकाबले होते हैं तो क्यों जान लड़ाते हैं लोग एक दूसरे के लिए? वो इसी बुनियाद पर कि हम जो है एक अलग हैसियत जो है वो रखते हैं, तो हम इसी पर पाकिस्तान बना और इसी पर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में और अपनी जो उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करते हुए, मिसाल देते हुए दो कौमी नज़रिए को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। सर, आपकी तरफ आऊँगा, कैसे मनाते हैं 14 अगस्त का दिन? किस तरह अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, ताकि बच्चों में इस चीज़ का जोश का जज्बा पैदा रहे और वो इस चीज़ को दोबारा से उजागर करें कि कितनी कुर्बानियों के बाद हमने ये मुल्क हासिल किया? एक तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपके न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पे तरतीब दिया ताकि लोगों की राय ले सकें और आवाम को भी एक अच्छा तासुर जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हम ज़्यादातर टाइम घर में गुजरता है, शाम को सिर्फ बच्चों की खातिर निकलना होता है ताकि उनको झंडियाँ जो जो चीज़ें हैं या होटलिंग है, खाना पीना है, वो उनको इंजॉय करा देते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह के हालात हैं, हुल्लड़बाजी, सलेंसर, फायरिंग, एक्सीडेंट के वाक़यात, उनसे अब खौफ आता है शाम को निकलते हुए भी। तो मैं लोगों से, आवाम से, यूथ से ये गुजारिश करूँगा कि आप अच्छे तरीके से इस इवेंट को मनाएं, अच्छा तासुर दें जिससे किसी की दिल आज़ारी न हो और ये माहौल हमारा अच्छा कायम व दायम रहे। जी, ज़बरदस्त। शेख साहब ने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया है हमारी यूथ के लिए ख़ास तौर पे, जो कि ये हमारे नौजवान जो सलेंसर और वो बाजे और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उनको छोड़ के एक अच्छे अंदाज में डिफरेंट वर्कशॉप्स करवाएं, सेमिनार्स करवाएं। जैसे डॉक्टर साहब आज पूरा दिन सुबह से लेके डिफरेंट वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, डिफरेंट तकारीब में जा रहे हैं। ऐसी जगहों पे जाएं, दो कौमी नज़रिए के बारे में पूछें और किस तरीके से हमने अपने इस प्यारे मुल्क को हासिल किया, उस हकीकत को समझें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें और अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की और कामयाबी की राह पे गामज़न कर सकें। सर, एंड में मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को मैं ये कहना चाहूँगा कि नौजवान जो है उनका हमेशा किरदार अहम होता है और होना चाहिए इसमें। और नौजवान नस्ल जो है अपना एक तयन करे कि मुस्तक़बिल में क्या बनना है और उसके लिए फिर अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा से रहनुमाई ले, उस टारगेट को अपने सामने रखें। अगर टारगेट पूरा नहीं होता तो फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा ये कि गैर मुफीद सरगर्मियों में अपना वक्त ज़ाय ना करें। तीसरी बात यह कि अपने बुज़ुर्गों से, अपने वालिदैन से अपना एक ताल्लुक़ रखें। वालिदैन को भी चाहिए वक्त दें, बैठें और इस तरीके से गुफ्तगू करें, सवाल जवाब करें। वालिदैन को चाहिए कि उनको रहनुमाई करें, पाकिस्तान बनने से पहले क्या हालात थे, बाद में क्या थे, उन्हें बताएं ताकि नई नस्ल की तरबियत, ये जो गैप आ रहा है, जनरेशन गैप इसे कहते हैं नस्लों में, ये नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बैठकर हम डायलॉग नहीं करते, बातचीत नहीं करते, उनके सवालों के जवाब दें उसमें, तो उससे फ़ायदा जो है होता है। मैं यही करता हूँ कि नाश्ता और खाना जो है, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बैठ के इकट्ठे खाते हैं, सवाल जवाब हों ताकि पूछें उनका मसला क्या है, हमारा क्या है। जब हम मुलाकात ही नहीं करेंगे तो फिर बच्चों की तरबियत जो है वो कैसे होगी। तो इसलिए उनसे पैगाम यह है कि अपना एक एक लम्हा कीमती है, उस लम्हे को इस्तेमाल करें, मुल्क और कौम का सोचें और वतन से प्यार करें कि वतन से प्यार करना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि सब लोगों से प्यार करें। हमें तनकीद की ज़रूरत नहीं है, हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं, हमें हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। जब हमारा रवैया प्यार का होगा तो फिर माशरा जो है ख़ुद ब खुद जो है बहुत अजीम बन जाएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब ने। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हमें बैठना चाहिए। हमें ख़ास तौर पे पहले ये रूटीन होती थी घरों में कि जो डिनर है या लंच है वो इकट्ठे मिल के बाप बेटा, घर वाले, बाकी तमाम लोग बैठ के इकट्ठे करते थे, जिसमें डिफरेंट जो कि इशूज़ हैं घर के, बाहर के, मुल्क के, वो डिस्कस होते थे। लेकिन आजकल जो रूटीन बनती जा रही है उसमें लोग बैठते नहीं हैं, अगर बैठे भी हैं तो हर बंदा अपने मोबाइल पर लगा
लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ओवरकम करना चाहिए और ख़ास तौर पे अपने घर में 1 घंटा मिनिमम डेली आपको ऐसा निकालना चाहिए कि आप अपने घर वालों के साथ बैठें और इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करें और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा करें। नाजरीन, अब मैं चलूँगा अपने बड़े ही प्यारे दोस्त जनाब अदील मज़हर साहब के पास और इनसे सुनेंगे हम बहुत अच्छा सा मिली नगमा। ओवर टू यू। मेरा दिल तेरी मोहब्बत तुम्हें गया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत तुम्हें गया, मेरा सीना से दुर्सता है संगीन जैसा, मेरे महबूब वतन मुझसे अगर जाओ निशा, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया वतन प्यारे वतन पाक वतन पाक वतन प्यारे वतन।
ज़बरदस्त जी नाजरीन, इसी तरह एन न्यूज़ एच डी की स्पेशल योम आज़ादी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं एन न्यूज़ एच डी की स्पेशल योम आज़ादी ट्रांसमिशन। हमारे साथ ब्रेक से पहले जो गेस्ट मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर हमीद रज़ा सिद्दीकी साहब थे और उनके साथ हमने बहुत ज़बरदस्त मिली नगमा भी सुना और शेख इमरान अरशद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जनाब एडी खान बलोच साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान सिटी, और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान खान साहब, मलिक रिजवान खान साहब, जो कि NA 149 के टिकट होल्डर हैं, और उसके साथ साथ जैसे कि अभी आप पहले मिली नगमा सुन चुके हैं मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त और हमारे बड़े ही प्यारे सिंगर अदील मज़हर साहब से। तो सबसे पहले अदील भाई आपकी तरफ आऊँगा, एक दोबारा से ज़बरदस्त किस्म का मिली नगमा हो जाए ताकि हमारे जो नए मेहमान आए हैं वो आपकी जो आवाज़ है उससे जो है ना पुल अंदाज़ा हो सके कि जी कितने अच्छे इस वक्त सिंगर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे अंदर जो कौमियत का जज्बा है वो थोड़ा सा दोबारा से जो है ना वो उजागर हो जाए। जी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। ये वैसे तो मेरे बड़े भाई हैं एडी खान बलोच साहब, मेरा बचपन से हमारा ताल्लुक है घर में, और रिजवान खान साहब इनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, और ये जो मिली नगमा मैं इन दोनों को डेडिकेट करूँगा। बहुत शुक्रिया।
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अपने मेहमानों की तरफ नाज़रीन आते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडी खान बलोच साहब। सर कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? बहुत शुक्रिया। क्या किस तरह से जश्न आज़ादी को आप सेलिब्रेट करते हैं अपने घर में, और आपकी जो तकरीबात होती हैं हमारी ऑडियंस की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को 77वां यौम आज़ादी की मुबारक दूंगा। हम घर से शुरू करते हैं सुबह, वहाँ से हमने दोस्तों को इकट्ठा किया होता है, पाकिस्तानी परचम लहराते हैं, बच्चों को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से हम अक्सर बेशतर जगहों पे हम ये प्रोग्राम करवाते हैं। अब कल हमारा जो प्रोग्राम आज 14 अगस्त के हिसाब से हम शुरू कर रहे हैं, वो हमारे जो टिकट होल्डर हैं मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, इनके डेरे से हम वहाँ बाकायदा परचम कुशाई होगी। वहीं हम एक दरख्त भी लगाएंगे शजरकारी मुहिम के सिलसिले में। और हमारा जो उसके चीफ गेस्ट हैं वो हैं अली कासिम गिलानी साहब, जो MNA हैं हमारे हल्के से। हम उसको इंशाअल्लाह पूरे अपने UDC नीलकोट में हम तकरीबन 100 दरख्तों की एक वो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ। तो जश्न आज़ादी हर साल हम मनाते हैं। उम्रें बढ़ती हैं, उम्रें कम होती हैं। हमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना, एक हमारे बुज़ुर्ग बता रहे थे, 2 कौमी नज़रिया। 2 कौमी नज़रिया हमारा उस दिन शुरू हो चुका है जिस दिन बड़े सगीर में मुसलमानों की हुकूमत ज़वाल पजीर हुई, हमारी शनाख्त को मिटा दिया गया। 1857 से जंग आज़ादी शुरू हुई। क्या ज़रूरत थी 1947 में आके हमें 2 कौमी नज़रिए की ज़रूरत महसूस हुई? उस वक्त जब मुसलमान की अपनी जो अक़दत थी वो ख़त्म हो गई थी। आज हम पाकिस्तान के एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हमारे बच्चों को, मेरे जैसी उम्र वालों को नहीं पता कि उन्होंने क्या कुर्बानियाँ दे के हमारे बड़ों ने ये मुल्क हासिल किया है। बिल्कुल ऐसे। हमें अपने बच्चों को, अपने हम उम्र को, बड़ों के साथ, मेरी गुजारिश तो ये होगी आपके चैनल एंड न्यूज़ से भी और जितने चैनल हैं उनसे भी, कि वो डिबेट करवाएं, उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा है। ये नहीं कि सिर्फ मर्द हूँ, उनमें वो ख़वातीन भी आएँ जिन्होंने हिजरत की है। वो आपके नौजवानों को, हमारे बच्चों को बताएं कि हमने क्या कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। एक बहुत बड़ी ये हिजरत थी, बहुत बड़ी हिजरत थी ये बड़े से। हालांकि पाकिस्तान बनना ये मौजज़ा है, तस्वर अल्लामा इकबाल है, शऊर कैद आज़म है। अगर हम उसे यहीं रोक देंगे तो हम अपनी नस्ल के साथ हम गद्दारी करेंगे। तो मेरी आज के दिन आपके चैनल की वजह से पाकिस्तानी कौम को, और ख़ासकर वो जो हमारे बड़े जिन्होंने ये हिजरत देखी है, उनसे मेरी गुजारिश होगी कि वो मोहल्ला में, घर में, दोस्तों में ऐसी कोई डिबेट लाएं जिससे हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को ये इल्म हो कि हमने मुल्क की हासिल कैसे किया, हम यहाँ क्या हुए, हम जी कभी किसी के पीछे हैं, कभी किसी हजरात के पीछे हैं। उसके लिए पहले हम पाकिस्तानी कौम बनेंगे, ये मुल्क भी तरक्की करेगा। इस मुल्क में बहुत ज़खायर हैं, कोई कमी नहीं है। आप फ्रूट ले लें, आप कोई अजनास ले लें, आप सोने के पहाड़ आपके पास हैं, ज़मीन आपके पास है, पानी आपके पास है, 4 मौसम आपके पास है। ये दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। तो खुदारा आज के दिन मैं अपनी नौजवान नस्ल से, अपने बच्चों से, अपने उनसे सबसे गुजारिश करूँगा, कौम बने, पाकिस्तानी बने। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे जो गेस्ट थे एडी खान बलोच साहब। बड़ा अच्छा मैसेज हमारी यूथ के लिए और पूरे पाकिस्तानियों के लिए, और हमें इन चीज़ों पे अमल करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन कर सकें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक रिजवान खान साहब, टिकट होल्डर हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, NA 149 से। सर, किस तरीके से आप लोग आज का जो यौम आज़ादी है 77वां पाकिस्तान का, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारी जो यूथ है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ और आपका। मैं पिछले साल से हमने रूटीन थोड़ी सी चेंज की है। मेरे बच्चे झंडियाँ, भतीजे सारे लिबास, ये चीज़ें लेते थे। पिछले साल मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा हम 14 अगस्त वाले दिन जाएंगे, जाके हम पौधे लेंगे। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बड़े भाई एडी खान बलोच साहब जो बता रहे थे, जहाँ से कल शजरकारी का इफ्तिताह होना है सैयद अली कासिम गिलानी के हाथों से, वो बगीचा पूरा बन चुका है जो हमने एक इब्तिदा की थी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा यही शेड्यूल है।
अब यहाँ से फ्री होके हमने वहीं जाना है। मैं बच्चों को दोबारा लूँगा, नर्सरी में हम जाएंगे, वहाँ से बहुत सारे पौधे लेंगे। और PHA के ताउन से आज 100 से ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है कि आज हमने पौधे लगाने हैं, जो कि PHA के थ्रू सैयद अली कासिम गिलानी साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। और हम इस मुल्क को सरसब्ज़ पाकिस्तान देखना चाहते हैं। जो क्लाइमेट चेंज का मामला पेश आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि हमारे दरख्त कट चुके हैं, नेचरली भी कोई थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज आ रहा है। हमारे मुल्तान में तो ये तो शदीद मुतासिर हुआ है, कुछ शहर जो पूरी दुनिया में मुतासिर हुए उसमें मुल्तान भी शामिल है। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस को चेंज करें। बाकी जो मेरा पैगाम है अपने मुल्क के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने हलके के अवाम के लिए, वो ये है कि बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। जिस तरह खान साहब फरमा रहे थे, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग कह के गए हैं, ठीक है, ये ऐसे नहीं मिला। हम गलत हाथों में इस्तेमाल हो के हम अपनी फ़ौज की भी तज़लील कर रहे हैं, अपने मुल्क की भी तज़लील कर रहे हैं। जब ख़ास तौर पे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि एक मखसूस लोग हैं जिन्होंने मुल्क को पता नहीं क्या समझ लिया है। वो कभी पख्तूनिस्तान का नारा लगा देते हैं, कभी आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा देते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये मुल्क है तो हम हैं। अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता ना रहा तो मेरे ख़्याल में हमारा हशर बर्मा की तरह होगा। वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हुआ है, या इंडिया के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। या आज हम गज़ा को देख लें, गज़ा में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी आर्मी की बड़ी कुर्बानी है। आज तो पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है हमारी आर्मी की ताकत, हमारी ISI की ताकत। तो बराए मेहरबानी इस मुल्क को मुस्तहकम करें। फ़िरका परस्ती या ये जो भी ये कुछ हो रहा है इससे बचें। और ख़ास तौर पे उन नौजवानों के लिए पैगाम है जो बांसुरियाँ निकाल के, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है ना पूरी आवाम को जलील करना है, बांसुरियाँ निकाल लेनी है, पटाखे बजाने और पता नहीं क्या क्या करना है। आज़ादी का मतलब कुछ हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा पैगाम दिया नाजरीन हमारे आज के जो मेहमान मलिक रिजवान खान साहब ने, कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हमने बाजे बजाने हैं या हमने कोई इस तरह की एक्टिविटी करनी है, जबकि आज़ादी का मतलब ये है कि हमने भरपूर तरीके से ख़ुद भी और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन तमाम लोगों को ये हक़ देना है जो कि उनको रियासत पाकिस्तान देती है, कि वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़, अपनी तमाम जो अच्छी चीज़ें हैं वो खुश उसलूबी के साथ और आज़ादाना तरीके से कर सके। नाज़रीन, इसी तरह आज की जो ट्रांसमिशन है उसका सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे अपने नए मेहमानों के साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। योम आज़ादी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका हूँ होस्ट दानियाल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हम सबकी दिलों की जान, हम सबके जो हैं बहुत ही पसंदीदा इंसान, और ये जितना भी आज का जो सेटअप हुआ है उसमें जो मेन रोल प्ले किया है हमारे जो डायरेक्टर हैं N-News HD के सैयद ज़ीशान गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच कैमरे के पीछे से कैमरे के आगे आने तक के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, बहुत ही अजीम शख्सियत राजा पारस साहब जो कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं स्टेट लाइफ पाकिस्तान एसोसिएशन के, और अदील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई से नगमा सुनेंगे और फिर सर आपकी तरफ आएंगे। जी अदील भाई, ओवर टू यू। Güzel karma bu meyya, güzel
जी जबरदस्त। तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, पाकिस्तान। ज़बरदस्त किस्म का मिली नगमा आदिल मज़ा साहब पेश कर रहे थे। ज़ीशान गिलानी साहब की तरफ आते हैं। सर ये तो मुझे पता है कि आपका पूरा दिन यहीं गुजरता है, ठीक है, टीम के साथ और तमाम चीज़ों को। हमारी यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों को क्लोजली देख रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को मैनेज करना और नौजवान लोगों से इंटरेक्शन भी आपका बहुत ज़्यादा है, और ख़ुसूसी तौर पे आज के दिन के हवाले से हमारी यूथ के लिए क्या पैगाम है? दानियाल, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको इस चीज़ पे गौर करना है कि उनका बहैसियत मुसलमान सबसे पहले पाकिस्तान होना ज़रूरी है। अगर वो मुसलमान हैं और पाकिस्तान अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। हमारे यहाँ कुछ सियासी पार्टीज़ ने, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, मुस्लिम लीग नून हो, उन्होंने एक अलग से एक उनकी मस्जिद बना दी है। अगर आप उनको, क्योंकि मेरी फील्ड ऐसी है कि उनको कैमरे की बैक पे मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, जानता हूँ कि वो दोस्त हैं बड़े अच्छे, एक दूसरे से मिलना जुलना। लेकिन हमारी जो नस्ल है नहीं, वो एक दूसरे को एक तरफ वो कहते हैं जी कि ये यूथिया है, वो कहते हैं ये पटवारी है, वो कहते हैं जी ये जमातिया है। तो इन चीज़ों से बाहर निकलना है। सियासतदान वो अच्छा है जो इस मुल्क का सोचे, जो इस मुल्क का नहीं सोचता वो किसी भी पार्टी से हो। मेरा तो मानना यह है कि उस शख्स को सलाम करना भी आप समझ लें आपकी अपनी तौहीन है। अगर वो इस मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहा, 77वां यौम आज़ादी है, हमारी बदकिस्मती कह लें कि जो भी मिला सियासतदान, उसने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया है।
उसने अपनी नस्लें संवारी हैं। तो अब इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उसको ये सोचना है, आज के दिन उसने ये अहद करना है कि हमने किसी पार्टी के साथ नहीं चलना, हमने किसी फ़िरका वारिद के साथ नहीं चलना कि देवबंदी है, हवाबी है, सुन्नी है, अहले तशी है, कौन, छोड़ दें इन चीज़ों को। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान ये पाकिस्तान है, हमारी माँओं बहनों बेटियों हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर ये मुल्क हासिल किया था। काश अगर हम उस चीज़ को सोच सकें कि इस मुल्क को कैसे हासिल किया गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी भी फ़िरके में के बारे में सोचें, किसी भी पार्टी के बारे में सोचें, सबसे पहले हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। बहुत लूट लिया इस पाकिस्तान को हमारे सियासतदानों ने, सियासी पार्टियों ने, खा वो कोई भी हों। अब इस नौजवान के हाथ में है कि वो इसको कैसे आगे आते हैं और आके अपने मुल्क को बचाते हैं। अगर अभी भी आज भी वो इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे कि हमने मोबाइल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया को कैसे देखना है, जश्न आज़ादी के मौके पे हमने ड्रेसिंग कैसी करनी है, हमने दोस्तों को इनवाइट कहाँ करना है, हमने पार्टी कहाँ करनी है, तो ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि फिर आने वाले दिनों में हम अपने इस मुल्क पाकिस्तान का इससे भी बदतर हाल देखेंगे। और मेरा पैगाम फिर यही कहूँगा कि आप लोग इस मुल्क की पहचान हैं, आपने आगे चलकर इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। खुदारा इन चीज़ों से बाहर निकलें और अपने मुल्क के लिए कुछ सोचें। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी यूथ के लिए? बहुत शुक्रिया एन न्यूज़ का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे प्रोग्राम पे बुलाया। मैं तो मुख्तसर सा पैगाम देता हूँ। गिलानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, इस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, इसके हाथ में हमने मोबाइल दे दिया और आजकल बाजा दे दिया। बिल्कुल बाजे दे दिए और इस तरह के फैशन डिज़ाइन में हम मकसद है कि सड़कों की जीनत बन जाए। इकबाल का जो ख्वाब था ना वो कुछ और था। उन्होंने जो ख्वाब दिया इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, कायद आज़म ने जो ख्वाब दिया, उस ख्वाब को हकीकी बनाने की ज़रूरत है। और हमें अपनी ज़िंदगी को, अपनी रविश को चेंज करना पड़ेगा और हमें कलम से फिर दोबारा दोस्ती लगानी पड़ेगी, इस किताब से दोस्ती लगानी पड़ेगी। और ख़ास तौर पर जैसे गिलानी साहब ने कहा कि हमें वरायत से, हमें बरादरियों से निकल कर एक कौम होना चाहिए। और मैं एक और पैगाम भी दूंगा इन सियासतदानों को, खुदारा इस कौम पे अब रहम करें और इस मुल्क को बचाएं और इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। ज़बरदस्त जी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, तो इसके अख्ताम पे मैं जो मैसेज देना चाहूँगा वो ये है कि जैसे हमारे मेहमानों ने डिफरेंट मैसेजेस दिए, हमें एक कौम हो के, और जो ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें, क्योंकि आज जो दौर चल रहा है वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग का भी है। और मेहनत करते रहें। मसला ये है कि हम लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं कि बस रात को कोई ऐसा कोई मौजज़ा और सुबह और हम अरबोपति हो जाएं। हमें शॉर्टकट्स का बहुत ज़्यादा जो है वो आदत सी पड़ गई है, हमें इस चीज़ से निकलना चाहिए। आप किसी चीज़ को आप किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट करते हैं, एफर्ट जारी रखें। बाज़ औक़ात ये होता है कि इंसान जो है वो मायूस हो जाता है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं किसी की भी मेहनत को जो है ना वो रायगा नहीं जाने देता। तो बीइंग अ मुस्लिम में इस चीज़ पे बड़ा मजबूत हमारा यकीन होना चाहिए कि हमारी जो मेहनत है वो किसी भी और सूरत में हमें वो रिज़ल्ट दे सकती है, लेकिन मेन जो चीज़ है हमने मेहनत करनी है और हमने इस मुल्क को और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।